हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 जून को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दो मेंस के क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, प्रीलिम्स के कुछ एस्पेक्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच। शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा है। जब भी शशि थरूर आर्टिकल लिखेगा तो हमें पढ़ना है। भले ही आपको लगे कि वो उसमें पॉलिटिक्स हो सकती है, अपनी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि वो अलग जो है अपोजिशन से हैं, लेकिन उसके बाद भी पढ़ना है। आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहते हैं और ये आर्टिकल तो बहुत ही अच्छा है। मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके अलावा इकॉनमी के बारे में बात करेंगे, इंडिया की स्टीयरिंग द इंडियन इकॉनमी अमिड्स ग्लोबल ट्रबल्स। ठीक, सो ग्लोबल ट्रबल्स जो चल रहा है उसमें इंडिया की इकॉनमी को कैसे हम स्टीयर कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, प्रॉपरली गाड़ी चला सकते हैं, इसकी बात करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे कि इकॉनमी में जो ग्लोबल हेडविंड्स चल रही है उसके कारण ट्रबल जो है उससे क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उस चैलेंज को कैसे काउंटर करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये हम लोगों का आज का एजेंडा रहेगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है लेसन्स फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस IR के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छे से तैयार करना है। इसमें कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि T3 के बारे में बात करेंगे। ये की टर्म आपको लिखना है। ये की टर्म आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, GS3 के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, GS2 के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये T3 टर्म। ठीक है, तो ये T3 क्या है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये आपका कुछ की टर्म्स हो जाएंगे। इसके अलावा सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन, नरेटिव, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है और इनका इस्तेमाल करना है अपने आंसर में। कीवर्ड्स आपके आंसर में होना मैंडेटरी है। एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर आर्टिकल से पूछा जा सकता है मेंस, इसी साल मेंस में या नेक्स्ट ईयर आपको पूछा जा सकता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैन प्ले बिग रोल टू काउंटर टेररिज्म एंड मिस इन्फॉर्मेशन एंड नरेटिव्स, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि क्या कह रहा है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है टू काउंटर टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर एंड ऑल्सो टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब आप इसको समझेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आप कैसे आंसर लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है ना। ऑपरेशन सिंदूर और सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात हो रही है तो हम डेलीगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो डेलीगेशन इंडिया से ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। उसके क्या लेसन्स हैं, उससे क्या रिजल्ट मिला है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहे हैं, क्या परिणाम रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में डिस्कस करना है। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था। उसके बाद इंडिया ने उसका जो रिस्पांस दिया था वो ऑपरेशन सिंदूर से दिया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट करता है हमारे जो नेशनल पॉलिसी है उसका एक ये क्रिटिकल जंक्चर रहा है कि टेररिज्म को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई भी किसी भी तरह का हमला करता है, चाहे वो प्रॉक्सी वार क्यों ना हो, तो हम उसे जवाब ज़रूर देंगे। सो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। वाइल द इमीडिएट मिलिट्री एक्शन वॉज डिसिसिव, द सब्सिक्वेंट डिप्लोमेटिक आउटरीच वॉज इक्वली इफ नॉट मोर वाइटल इन शेपिंग ग्लोबल परसेप्शन एंड कंसोलिडेटिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। सो इमीडिएट जो मिलिट्री एक्शन लेना था वो तो लेना ही था, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जवाब नहीं देंगे तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा। सो मिलिट्री एक्शन डिसिसिव था, ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक आउटरीच किया है हमने, जो डिप्लोमेसी का यूज़ किया है, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके हम सभी लोगों से एंगेज किए हैं कंट्रियों से, उससे वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उससे हम ग्लोबल परसेप्शन शेप कर सकते हैं, बदल सकते हैं। परसेप्शन का मतलब दृष्टिकोण होता है। सो हमारे प्रति जो दृष्टिकोण है बाकी देशों का उसे बदला जा सकता है। साथ ही में हम इंटरनेशनल सपोर्ट भी इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है एकत्रित करना। सो इंटरनेशनल सपोर्ट भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लोग हमें सपोर्ट करें, पाकिस्तान को कॉर्नर करें, इसलिए डिप्लोमेटिक रीच इंपॉर्टेंट है। लीडिंग वन ऑफ द 7 all-party parliamentary delegation to 5 countries in Western Hemisphere, Guyana, Panama, Colombo, Brazil, and United States offered me a unique vantage point to reflect on the lesson learned from this intensive period of public diplomacy. So ये public diplomacy के अंदर आता है। ये टर्म भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एथिक्स
GS4 में आपको पूछा जा सकता है। GS4 में इंटरनेशनल रिलेशन में मॉरलिटी का रोल है, तो यहाँ पर आपको ये पब्लिक पॉलिसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। सो पब्लिक डिप्लोमेसी के अंदर इंडिया से ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, जिसमें 7 मेंबर गए थे, 5 कंट्री में गए थे। वो कंट्री कौन कौन सी है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गयाना, पनामा, कोलंबो, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज, सेंट्रल अमेरिका और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। ये बेसिकली 2 कॉन्टिनेंट को कवर किया गया है। पनामा जो है सेंट्रल में आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या लेसन जो है हमें मिले हैं उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। सो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे है वो क्या है, पावर ऑफ नेशनल यूनिटी। ये आपकी हेडिंग होगी, है ना। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे पावर ऑफ नेशनल यूनिटी इन प्रोजेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी वॉइस। सो हम यहाँ पर जो हमारा ये आपकी हेडिंग रहेगी, इसमें आप लिखेंगे कि जब भी बात आएगी टेररिज्म की और उसे काउंटर करने की, नेशनल सिक्योरिटी की, तो सारे पॉलिटिकल डिफरेंस को भुलाकर हम एक वॉइस में उसे कंडेम करेंगे। चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो साउथ की दूसरी पार्टियां हों, सारी पार्टीज़ जो हैं उसे अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठकर कंडेम करेगी और एक सिंगल वॉइस में पूरे दुनिया को ये बताएगी कि हमारे देश में एकता है, हमारे देश में जो है हम लोग सब मिल करके टेररिज्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सो ये पहली चीज़ है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, और डाइवर्सिटी है प्लस अलग अलग रिलीजन की पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी दिखना बाहर वाली कंट्री को बहुत ज़रूरी है। यूनिटी दिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो पहलगाम हुआ था उसमें हमारी यूनिटी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई थी। हमारे देश की इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड पे कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी अटैक करने की। एक रिलीजन पूछ करके जब मारा गया था तब उसमें यही कोशिश की गई थी कि भाई हो सकता है कि ये लोग डिवाइड हो जाएं, पर सरकार और लोगों ने उसमें मैच्योरिटी दिखाई। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में ज़रूर आपको अलग अलग एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज देखें तो इंडिया एक मिल करके एक सिंगल वॉइस में इसे कंडेम कर रहा है। सो पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी यूनिटी जो है इंश्योर करते हैं हम, अलग अलग डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी होने के बाद भी, अगर जब भी मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का आएगा। नेक्स्ट क्या है, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर डेलीगेशन का वो क्या है ये जान लेते हैं। सो ऑपरेशन सिंदूर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो उसका रैशनले है वो क्या था, द टारगेटेड नेचर्स ऑफ इंडिया इनिशियल स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स कैलिब्रेटेड एंड मेजर्ड नेचर, इट्स अवॉइडेंस ऑफ एनी हार्म टू सिविलियन एंड इवन टू पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी। तो सबसे पहले तो ये कि भाई लोगों को बताना है पूरे दुनिया को कि इंडिया ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया है। रिस्पॉन्ड क्या किया है कि इन लोगों ने पहलगाम किया था, इसलिए हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, ना सिविलियंस पर ना ही मिलिट्री पर। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी और बताना था कि हमारे पास लेजिटिमेट राइट है सेल्फ डिफेंस करने का। इजराइल भी आज इसी राइट के साथ अटैक कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट उसे बैकिंग दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस का हमारे पास लेजिटिमेट राइट है और उसमें जो है हमने ये अटैक किया है, उस राइट के तहत ये अटैक किया गया है। द सक्सेस ऑफ दिस नरेटिव वॉज एविडेंट इन शिफ्ट विटनेस इन सेवरल कैपिटल। फॉर इंस्टेंस कोलंबिया रिट्रैक्शन ऑफ इट्स इनिशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेज फॉर सपोज्ड civilian casualty in Pakistan and its subsequent reaffirmation of support for India's sovereign right to self-defense was a significant diplomatic victory directly attributed to our detailed and persuasive engagement. So हमारी जो विक्ट्री हुई है वो कहाँ हुई है, ये कह रहे हैं शशि थरूर जी कि भाई कोलंबिया ने अपना स्टेटमेंट बदल लिया। पहले उसने जो है इंडिया का जो अटैक था सिविलियंस पे उसे कंडेम, उसकी निंदा की थी। अब इंडिया के सपोर्ट में बोल रहा है कि बिल्कुल अच्छी बात है, आपको सेल्फ डिफेंस करने का राइट है और आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तो ये हमारी क्या है, सक्सेस में आ जाएगा। सो आप इम्प्लीकेशन और परिणाम की जब भी बात करेंगे तो उसमें सक्सेस की बात जो भी करेंगे उसमें ये पॉइंट ज़रूर डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल एंड इक्वली क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर आउटरीच वाज टू अंडरस्कोर पाकिस्तान कंटिन्यू लिंक टू टेररिज्म। सो हमारा पहला एस्पेक्ट था कि एक सिंगल वॉइस से हम क्या कहेंगे, सबको बताएंगे कि हमारा देश एक है और हम टेररिज्म के अगेंस्ट में सब मिल करके लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो एस्पेक्ट था वो ये था कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सेल्फ डिफेंस में किया हुआ था। और तीसरा हमारा जो नैरेटिव है वो कि पाकिस्तान का जो हिस्ट्री रहा है वो एक रोग स्टेट का रहा है और वो हमेशा
टेररिज्म से लिंक रहा है। चाहे ओसामा बिन लादेन का केस देख लें, चाहे इंडिया में जो भी अटैक हो रहे हैं, कसाब की बात कर लें, वो सब पाकिस्तान से है। तो हमारे पास एम्पल प्रूफ है इसके कि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म के साथ में जुड़ा रहा है, प्रॉक्सी वॉर इंडिया के ऊपर करता रहा है। इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हाँ, इंडिया जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। सो ये जो डेलीगेशन था इसने कंटिन्यूसली हाईलाइट किया है कि अक्रॉस द बॉर्डर कहीं ना कहीं टेररिज्म से इंडिया पीड़ित है, और ग्लोबल कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है कि अगर इंडिया पे अटैक होगा तो उन्हें अकाउंटेबल करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर इंडिया पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो इंडिया छोड़ने वाला नहीं है, और ये हमारा राइट है, इसलिए आप लोग हमारे साथ में रहिए। इवन एज अ पाकिस्तानी डेलीगेशन वॉज साइमल्टेनियसली प्रेजेंट, वी फाउंड यूएस रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग दोज हु मेट पाकिस्तानी ऑफिशियल इकोइंग अवर कंसर्न। सो हमारी जो सक्सेस थी वो ये थी कि पाकिस्तान से भी डेलीगेशन गया था यूएस में, लेकिन जो वहाँ के यूएस रिप्रेजेंटेटिव थे वो इंडिया के कंसर्न्स को समझ रहे थे। इनफैक्ट यार सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान की आदत किसने ख़राब की? यूनाइटेड स्टेट्स ने। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यों की? क्योंकि उसको ईरान और अफगानिस्तान में जाने के लिए पैसेज चाहिए। ईरान पहले अफगानिस्तान और अब ईरान में, अगर अभी ईरान वाला बॉम्बिंग नहीं करनी होती तो वो इंडिया को फुल सपोर्ट कर रहा होता। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, यूएस वालों ने कि आप जो है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद पर डायरेक्ट एक्शन लीजिए। उन्होंने हमारी बात को सपोर्ट भी किया और ये बात भी कही, और ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमने जो प्रूफ दिए हैं, जो वेरीफाइबल फैक्ट्स दिए हैं, वो हमारी जो पोजीशन है उसको लेजिटिमेट करता है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। सो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा पाकिस्तान का जो टेररिज्म से लिंक है उस पाकिस्तान को एक्सपोज करना, प्लस उसे आइसोलेट करना पूरे वर्ल्ड में, उसको कोई समर्थन ना करे। Beyond the immediate crisis management, the tool serve as a powerful reminder of enduring relevance of soft power diplomacy. So ये हमारा जो डेलीगेशन था ये था क्या? हमने हार्ड पावर का इस्तेमाल तो किया, मिलिट्री का तो इस्तेमाल किया, लेकिन हमने सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इंडिया की हमेशा से ताकत रही है। अगर आप देखें 1950s के बाद से हमेशा से हम लोग है ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला है, कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी में न्यूट्रलिटी रही है, बोल सकते हैं नॉन अलाइनमेंट रहा है। हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा जस्टिस को सपोर्ट किया। पैलेस्टीन की कॉज हो, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का इशू हो, किसी भी तरह का इशू हो, वियतनाम हो, हमेशा इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है इंटरनेशनल पॉलिसी उसमें मॉरलिटी शो की। और सॉफ्ट पावर, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर कंट्री है। वहाँ जाके ये बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों कहा गया है, क्योंकि लोगों जो टेररिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, जो औरतें थी उनका सिंदूर छीन लिया। ये हम लोगों ने रैशनली बताया और बताया कि हमारा जो आउटरीच है उसका कारण क्या है, और उसी हिसाब से हमारा ये ऑपरेशन भी है। फ्रॉम द वाइड स्प्रेड एम्ब्रेस ऑफ योगा टू ग्लोबल अपील ऑफ बॉलीवुड, इंडिया ट्रेडिशन ऑफर अ यूनिक पाथवे टू कनेक्टिंग विद डाइवर्स ऑडियंस। तो सॉफ्ट पावर की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया की बहुत समय से चल रही है। बॉलीवुड की अपील हो या फिर योगा जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रहा है, आज अडॉप्ट कर रहा है, इंडिया से ले रहा है, ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर का हमारा एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट पावर में ये सब चीज़ें लिखनी होगी। इट इज़ कंपेलिंग reminder that our cultural heritage is not merely for domestic consumption. It is powerful tool our diplomatic toolkit capable of evoking interest and fostering understanding far beyond geopolitical consideration. So एक चीज़ हमेशा याद रखना है हमें कि भाई हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, ये सिर्फ हमारे लिए डोमेस्टिकली कंज्यूम करने के लिए नहीं है, इसे दुनिया में लेकर जाना है, इसे वर्ल्ड पे दिखाना है कि हमारे कल्चर में क्या पावर, मतलब क्या पावर है, योगा में क्या पावर है, और लोगों को बताना है कि हम लोग कल्चरल कंट्री हैं। हम लोगों का ऐसा नहीं है कि हम अभी अभी बने हैं, हमारा जो इतिहास है वो 4,500 साल पुराना है। सो जो कल्चरल कंट्रीज़ होती हैं, जो कल्चरल ट्रेडिशन पर रिलाई करती हैं, उनके लंबे समय तक एग्जिस्ट करने के चांसेस रहते हैं। उन्हें बताना है कि हमारा जो चल रहा है देश वो सनातन समय से चल रहा है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है T3। अब टीज क्या है, T3 क्या है, उस पर बात करते हैं। इस तरीके से डायग्राम बनाओगे और T3 लिखोगे अगर GS का आंसर है तो। अगर ऐसे है तो उसमें आप T3 डायरेक्टली है ना कोशिश करेंगे कि उसे डब्बे में डाल दें। सो T3 यहाँ पर क्या है, टेक, ट्रेड और ट्रेडिशन। सो इंडिया का है ना जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी रहेगी फ्यूचर की, जो इंडिया को ड्राइव करने वाली है, उसमें ये तीन चीज़ रहने वाली है। एक है टेक्नोलॉजी, एक है ट्रेड और एक है ट्रेडिशन। इन तीनों का इस्तेमाल करके हम ग्लोबल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ग्लोबल आउटरीच कर सकते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की।
आईटी सर्विस के बारे में हम जानते हैं, इंडिया की जो आईटी सर्विसेज हैं वो बेस्ट हैं पूरी दुनिया में, सबसे चीपेस्ट है। तो उसमें लगातार हम दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट एआई और इनोवेशन में भी इंडिया दूसरी कंट्रियों के साथ मिलकर के नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है। सो the next frontier lies in technological product and innovation in the age of artificial intelligence. Our diplomatic effort must actively promote India technological breakthrough and foster collaborative innovation with international partner. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई हमारी पूरी कोशिश है कि हम पार्टनरशिप करें और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रेक थ्रू हैं, इनोवेशन है, उसे साझा करें, शेयर करें पूरी दुनिया के साथ में। जैसे कि यूपीआई है, ये यूपीआई को हम लोग शेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया से, और भी जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको पूरी दुनिया से साझा किया जा रहा है। ये एक तरीका है, इंडिया जो है क्या कर सकता है, इसके थ्रू अपने रिलेशन अच्छे कर सकता है दूसरी कंट्री के। सिमिलरली ट्रेड रिमेन्स वाइटल टू अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप चाइना को देख लीजिए, आज चाइना से रिलेशन इसलिए है क्योंकि चाइना पैसा खर्चा करना चाहता है। सब जानते हैं कि चाइना की आदत क्या है, फिर भी लोगों को पैसे की ज़रूरत है। तो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बहुत ज़्यादा तेज होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हम लोगों के पास पैसा रहेगा यार, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और पैसा बाहर से आएगा, ओवरऑल और डेवलपमेंट होगा, है ना। तो और ऑब्वियसली मिलिट्री स्ट्रांग होगी, जो इकोनॉमिक माइट है उसी से सुपर पावर बनता है देश, और सुपर पावर जो बनता है उसी की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक आउटरीच मस्ट देयरफॉर सीमलेसली ब्लेंड सिक्योरिटी कंसर्न विद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप। सो जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसका जो फोकस होना चाहिए वो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होने ही चाहिए, प्लस साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी होना चाहिए, ताकि दोनों कंट्रीज़ को जिसके साथ रिलेशन रख रहे हैं उनको फ़ायदा हो सके। इंडिया को कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हमारी जो उम्मीद है वो बस क्या है कि भाई तू शांति से रहे और हमें शांति से रहने दे। वी वांट पीस, पीस इज़ व्हाट अलाउ अस टू प्रॉस्पर। ये लाइन आप लिखेंगे, ये आपको है ना इस हेडिंग की तरह इस्तेमाल करना है, कहीं कोटेशन की तरह इस्तेमाल करना है। सो पीस इज़ व्हाट अलाउ अस टू प्रॉस्पर। अगर शांति रहेगी तो हम ग्रो करेंगे, तेज़ी से डेवलपमेंट होगा और पॉवर्टी के अगेंस्ट काम कर सकेंगे। द टूर हैज़ ब्रॉट टू द फोर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव एंड कंसिस्टेंट पब्लिक डिप्लोमेसी। जो टूर था वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाई कंसिस्टेंट और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जब गए थे वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हमारे जो एमपीज़ हैं वहाँ पर मीडिया से मिले, सिविल सोसाइटी से मिले। अगर आप देखें तो एक नैरेटिव सेट किया जा सकता है। अगर सिविल सोसाइटी यूनाइटेड स्टेट्स की या मीडिया इंडिया का सपोर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी दबाव बनेगा, जो ट्रम्प है उसके ऊपर भी दबाव बनेगा। तो हम लोग वहाँ जा कर के कहीं ना कहीं नैरेटिव चेंज कर रहे हैं और इंडिया का पर्सपेक्टिव वहाँ के लोकल लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट हो जाएगा तो इंडिया के रिलेशन और अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट एस्पेक्ट हमारा जो रिलेशनशिप का है वो क्या है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। और वो कैसे होगा, इसी तरीके की पब्लिक डिप्लोमेसी से किया जा सकता है। इसके अलावा द विजिट टू कंट्री सच एज पनामा एंड गयाना बोथ करेंट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी alongside Colombia which anticipate a UNSC tenure highlighted the strategic imperative of nurturing relationship with broad spectrum of nations. Panama explicit support for India candidature for permanent seat on UNSC articulated by foreign minister. So एक जो इम्पॉर्टेंट ये 5 कंट्री है ना चूज़ करने का रैशनल क्या था, क्यों चूज़ किया गया। पहली बात तो पनामा और गयाना दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। परमानेंट तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो P5 है, लेकिन ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा अगले साल कोलंबिया इसमें हो सकता है। सो इंडिया के जो कंसर्न्स हैं टेररिज्म से रिलेटेड, वहाँ पर जो कंट्री है उनको कहीं ना कहीं अपनी बात पहुँचाना ज़रूरी था, इसलिए इन 5 कंट्री का हमने चुनाव किया और यूनाइटेड स्टेट्स का भी हमने यहाँ चुनाव किया। पनामा ने तो सपोर्ट किया कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलना चाहिए P5 लोगों के अलावा। सो ये बेसिकली हमारा जो विजिट था उसका रैशनल था, उसकी इम्पॉर्टेंस थी, प्लस उसकी जो सक्सेस है और फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी T3 को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें थी। आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं
ब्रिक्स होने वाला है, ब्राज़ील के साथ जो है बात कर सकते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं और उनको भी ब्रीफ किया जा सकता है। तो आउटरीच अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट हैं, उनको जाके बात कर सकते हैं, उन्हें सारी चीज़ें बता सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हमारे वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वे फॉरवर्ड। ये आपके आंसर का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद आपका ये कंक्लूजन होगा। द लेसन लर्न, द पावर ऑफ यूनिटी, द एफिकेसी ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ सॉफ्ट पावर एंड द इम्पेरेटिव ऑफ सस्टेन्ड पब्लिक डिप्लोमेसी will undoubtedly serve as a guiding principle as India navigates an increasingly complex international landscape, leveraging its T3, always striving for more just, secure and prosperous world। अब ये इतना अंग्रेजी में लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे यार। पहला लेसन लर्न क्या है? पावर ऑफ यूनिटी। दूसरा एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, हमने जो बातचीत रखी है, कम्युनिकेट किया है, उसका बेनिफिट मिला है। इसके साथ साथ जो सॉफ्ट पावर है उसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है। पब्लिक डिप्लोमेसी का यूज़ किया है, जिसके थ्रू हम जो है जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हो गया है उसमें नेविगेट कर सकते हैं, उसमें सेल कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपनी T3 है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, सो दैट कि जो वर्ल्ड है वो क्या बने? जस्ट बने, सिक्योर बने और प्रॉस्परस बने। ये हमारी कोशिश रहती है। इस तरह की एक कंक्लूजन, आइडियलिस्टिक कंक्लूजन्स होते हैं, जिसे आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं और आज GS में भी यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो हमने क्वेश्चन लिखा है। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैसे काउंटर कर सकता है, उसमें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उसको। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो है इंडिया ने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, जो कि एक एग्जांपल है सॉफ्ट डिप्लोमेसी का। आउटरीच किया गया और उसके है ना, उसी के कारण सॉफ्ट डिप्लोमेसी बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये रोल अदा कर सकता है। अब रोल्स में लिखेंगे हमारे, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें रोल अदा कर सकता है, तो यूनिटी बता सकता है ना। उसके बाद फिर आपका जो भी फॉल्स नैरेटिव चल रहा है उसे काउंटर कर सकता है, वहाँ पर P2P कॉन्टैक्ट बढ़ा सकता है और हमारा जो ट्रेड है उसे डाइवर्स करने की कोशिश कर सकता है, वहाँ आउटरीच करे जहाँ पर जो कंट्री के साथ हमारे ट्रेड ऑलरेडी डाउन है। इस तरीके से 8-10 चीज़ें आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, जो हमारी है ना सॉफ्ट डिप्लोमेसी रही है, उसके एग्जांपल देना है। बॉलीवुड हो गया, ग्लोबल है ना, बॉलीवुड की ग्लोबल जो अपील है वो हो गया, ये सारे एस्पेक्ट, प्लस आपको लास्ट में एक कंक्लूजन लिखना है। चाहे तो ये वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर आता है तो। अगर नहीं आता है तो सिंपल कंक्लूजन लिख देंगे। ये हमारा कंप्लीट एडिटोरियल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है स्टीयरिंग द इंडियन इकॉनमी अमिस्ट ग्लोबल ट्रबल्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन ज़रूर तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड द सॉल्यूशन ड्यू टू ग्लोबल हेडविंड्स। जो भी ग्लोबल ट्रबल चल रहा है उससे इंडियन इकॉनमी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, प्लस क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे वो सारे चैलेंजेस को काउंटर कर पाए। सो सबसे पहले चैलेंज की बात करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। द ग्लोबल इकॉनमी इज़ अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। जो इकॉनमी है वर्ल्ड की, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मार्क्ड बाय शिफ्ट इन ट्रेड पॉलिसी एंड कंटिन्यूइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। किससे ड्रिवन हो रहा है वो? ट्रेड पॉलिसी से और जियोपॉलिटिकल टेंशन से। जियोपॉलिटिकल टेंशन इजराइल पैलेस्टीन, ईरान इजराइल, मिडिल ईस्ट अलग चल रहा है, वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम चल रही है, अफ्रीका में प्रॉब्लम चल रही है, उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और उसके अलावा रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है। तो अलग अलग जगह वॉर चल रही है। इसके कारण जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें भी काफ़ी चेंज आ रहा है। प्लस जो दुनिया है वहाँ पर देखें तो अलग अलग आइडियोलॉजी के लीडर्स जो है चुने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो ट्रंप जो वहाँ चुने जा रहे हैं, उसके कारण जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर्स है वो रिटर्न हुआ है, अब ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो टैरिफ्स हैं उसे रिव्यू किया जा रहा है, कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है, दोबारा से बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो ट्रेड है वो जस्ट रहे। सारी कंट्रीज़ अपने ट्रेड पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है? अनसर्टेनिटी मतलब क्या होगा आगे हमें नहीं पता। अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे नहीं पता यूनाइटेड स्टेट मेरे ऊपर कितना टैरिफ लगाएगा, या 3 महीने बाद क्या होगा, क्या कोई डील होगी,
ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है मैं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचूंगा कि यार मैंने पता चला प्रोडक्शन कर लिया और उसको कहीं अब बेचने के लिए मुझे जगह नहीं मिली और मेरे को नुकसान हो गया। सो ये सब अनसर्टेनिटी इससे बढ़ेगी, हमारे यहाँ जो ट्रेड है वो तो बढ़ेगा ही और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ गिरेगी और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसे भी इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि कंट्री में जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें क्या होता है, उसमें कंपनीज होती है, वही कंपनीज कुछ कंपनी एक्सपोर्ट कर रही होती है तो उनके शेयर लगातार गिरेंगे, टैरिफ लगेगा तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल गिरेगी, तो ग्रोथ गिरेगी तो कंपनी की परफॉर्मेंसेस गिरेंगी, ओवरऑल नुकसान होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, इन सारी चीज़ों पर भी इम्पैक्ट होगा। ठीक, सो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चरल रीअलाइनमेंट हो रहा है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बदल रहा है, अलाइन हो रहे हैं, रीअलाइन मतलब दोबारा से जो स्ट्रक्चर चल रहा था वैसे नहीं चलेगी चीज़ें, अब उसे बदला जाएगा। उससे इम्प्लीकेशन क्या है, जो बिजनेस हैं उन्हें शॉर्ट टर्म चैलेंजेस फेस करना है और साथ में देखना भी है कि भाई लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उनके लिए, है ना। शॉर्ट टर्म तो ऑब्वियसली चैलेंजेस रहेंगे जब तक ये टैरिफ अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट भी होगा अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। सो इंडस्ट्री हैज़ टू री स्ट्रेटेजाइज, अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत है। अमिड राइजिंग कॉस्ट, डिसरप्टिव सप्लाई नेटवर्क एंड असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि उनके पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, है ना, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। असिमेट्रिक मतलब जो कंट्री है जहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जिस कंट्री में यूएस में इंपोर्ट हो रहा है उसके पास तो इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या करने वाला है, लेकिन जो एक्सपोर्ट करने वाला है उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इसे बोलते हैं। सो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा, सप्लाई नेटवर्क ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं, अगर वॉर चल रही है तो जो सप्लाई चेन है वो भी बदलेगी और कॉस्ट तो बढ़ ही रही है यार, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं इन वॉर्स के कारण, ये सब सारी चीज़ें, इसलिए इंडस्ट्री को अपनी जो भी अपनी स्ट्रैटेजी उसे बदलने की ज़रूरत है। यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, अकाउंट फॉर नियरली 1/5 ऑफ इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 1/5 जो है हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कर रहे हैं, अच्छा खासा हमारे पास सरप्लस है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, हालांकि 90 दिन का उसमें मतलब ये मिला है कि हाँ ठीक है 90 दिन में अगर कोई डील हो जाती तो ठीक, नहीं तो 90 दिन बाद इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा। बहुत सारे हमारे सेक्टर हैं जैसे मरीन अपरेल, कारपेट्स, जेम्स ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो ऑटो कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है इस पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बाकियों पे नहीं पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल बाहर है। लेकिन ये इसका जो बहुत बड़ा मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, हमारा जो ट्रेड है उसका नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो प्राइसेस है, टैरिफ लगता है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और जो एमएसएमई है, जो छोटे छोटे एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती तो उनके प्राइस पहले ही बड़े होते हैं, अगर और प्राइस बढ़ जाएंगे तो उनका जो एक्सपोर्ट होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं यूनाइटेड स्टेट में उनके प्रोडक्ट को, क्योंकि वो महंगे हो गए, उनका एक्सपोर्ट अनवायबल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अनवायबल। वायबल मतलब सस्ता हो जाना, अनवायबल मतलब लोगों के लिए मतलब खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लग सकता है। थर्ड चैलेंज है, अंडर सच सिनेरियोज वन कैन नॉट इवन एक्यूरेटली असेस वेदर इंडिया एक्सपोर्ट विल गेट एनी रिलेटिव टैरिफ एडवांटेज। सो रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा, इतनी अनसर्टेनिटी में हमारे एक्सपोर्टर को ये नहीं पता कि भाई हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। अगर मैंने इन्वेस्ट किया और एडवांटेज नहीं मिला तो मेरा नुकसान हो जाएगा, और मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं पीछे भी रह जाऊंगा। बड़े परेशान चल रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर। साथ साथ बाकी कंट्री से कम्पीट भी तो करना है, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम से, अगर इनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ है तो मुझे बेनिफिट भी मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, इतनी अनसर्टिनिटी। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो टैरिफ है वो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं करने वाले इंडिया को, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड है और इंडिया की जो इकॉनमी है वो एक्सटर्नली रेजिलिएंट है, डाइवर्सिफाई हमारा एक्सपोर्ट है, तो बहुत ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स से सर्विस एक्सपोर्ट है वो मेन कंट्रीब्यूशन देता है, और जो लग रहा है अभी हमारे यहाँ जो टैरिफ लगेंगे वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में ही लगाए जा रहे हैं टैरिफ। सो हमारे लिए उतनी दिक्कत नहीं है, इंडिया का रेमिटेंस अच्छा आता है, फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया है इंडिया के पास, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम है, सो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टिल कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा, कुछ तो कंपनियां आउट ऑफ बिजनेस हो सकती, तो अनएम्प्लॉयमेंट इशू भी जनरेट होगा, ये सब सारी चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, थोड़ा इम्पैक्ट भी होगा लेकिन इम्पैक्ट तो होगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये कि चाइना और जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो क्या करेगी, उनके ऊपर लगने के बाद टैरिफ वो इंडिया पे डंप कर सकती है, सारा का सारा प्रोडक्ट सरप्लस इंडिया पे डाल सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को। ये क्लियर है, ये 4-5 चैलेंजेस हैं जो आपको लिखना होगा। पहला क्या चैलेंज हो गया आपका, अनसर्टेनिटी रहेगी, तो उसमें जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी उसको वे करके अपने डिसीजन लें।
यूनाइटेड स्टेट्स क्या करेगा इसका आइडिया नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि भाई डंपिंग हो सकती है इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 इश्यूज हो जाएंगे, आपके चैलेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन फटाफट सम अप करते हैं। पहला, सबसे पहले इंडिया को बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है यूनाइटेड स्टेट्स से। पहले अगर होंगे हम तो हमें एडवांटेज मिलेगा, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा, तुरंत वो जाके अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी कंट्री से हम पहले करें तो ये हमारा काफ़ी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है अच्छे से, है ना। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हैं क्रिटिकल सेक्टर हैं उसमें ज़ीरो टैरिफ इंश्योर करें इंडिया, और जो हमारी नेशनल प्रायोरिटी है जैसे एग्रीकल्चर, उसमें मार्केट एक्सेस भी ना खोले, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना हमें एक साइन करना, लिमिटेड बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत है। साथ साथ जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसे भी हटाना है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब जो टैरिफ के अलावा जो बैरियर्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड्स, है ना, ये स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इस तरह के कई रूल्स रेगुलेशन और स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, और इन स्टैंडर्ड्स के कारण इंडिया के कई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाते। फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपोर्ट नहीं होती, क्योंकि बोले आपके जो क्वालिटी है इनकी वो बहुत बिलो है। तो नॉन टैरिफ बैरियर को भी इस एग्रीमेंट के थ्रू हटाना है। स्विफ्ट यत बैलेंस ट्रेड डील विल बी की। स्विफ्ट मतलब जल्दी से, लेकिन बैलेंस ये होना चाहिए। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। सेकंड, हमारा यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ही गया है, कंक्लूड हो गया है। इसके साथ साथ हमें बाकी कंट्री के साथ भी करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। तो अलग अलग पार्टनर के साथ करेंगे तो हमारा जो मार्केट एक्सेस है वो डाइवर्सिफाई होगा, अल्टरनेटिव मार्केट एक्सपोर्ट्स मिलेगा। अगर यूएस ने नहीं माना तो हम दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन होगा, है ना। तो कीवर्ड आपका डाइवर्सिफिकेशन आएगा और उसमें आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। थर्ड हमारा क्या होगा, हमें ये देखना होगा कि भाई जो डंपिंग का रिस्क है उसके अगेंस्ट मेजर लें और सेफगार्ड लें, और क्या करें, जिस जिस इंडस्ट्री में डंप कर सकते हैं उसमें ड्यूटीज़ बढ़ा दिया जाए, उसमें टैरिफ बढ़ा दिया जाए, उसमें सेफगार्ड ड्यूटी रखा जाए, है ना। डब्ल्यूटीओ ने सेफगार्ड ड्यूटी के लिए कहा है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये आप लगा सकते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, जब कोई डंपिंग करने की कोशिश करे, अगर कोई ने भी डंप कर रहा है तो आप सीधे 100% टैरिफ डाल दो, सीधे ये डब्ल्यूटीओ के अंदर किया जा सकता है। समझ में आया। चौथा क्या है, लगातार सरकार कैपेक्स बढ़ा रही है, उसे बढ़ाना है ताकि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक कंजम्पशन हो और डोमेस्टिकली जो कंट्री है वो तेज़ी से ग्रो कर सके। पांचवा है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेटिव होना चाहिए, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रहे ताकि तेज़ी से क्या करे, कंट्री ग्रो करे। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है ना। चाइना, वियतनाम, यहाँ से कंट्री अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसे चेंज करके इंडिया लेकर आए, उसके लिए एक फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है ताकि इंडिया में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट जनरल रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, PLI जो स्कीम है उसको एक्सपांड करना। उसके बाद काय में एक्सपांड करेंगे, IoT डिवाइसेस में, बैटरी, हियरेबल्स, वियरेबल्स, इन सब में PLI स्कीम्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और सेल्फ रिलायंस भी इम्प्रूव होगा। सो ये आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, वे फॉरवर्ड हो गए। 7-8 सॉल्यूशन हो गए। अगर हम स्ट्रेटेजिक ट्रेड नेगोशिएशन करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते हैं, तो इंडिया जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, उससे बाहर निकल कर स्ट्रांगली बाहर निकल सकेगा। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे एंड एंजॉय योर डे।